Insurance Company of India Limited. AIC. नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राज्यों के बीच सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने की जरूरत पर दिया बल। कहा, सहकारी संघवाद हमारे लोकतंत्र की नींव है, हमें सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद की भी है जरूरत। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी को किया याद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान के रूप में देश को दिया नया नारा। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए इसे जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने की बताई जरूरत। कहा, आत्मनिर्भर भारत हर नागरिक, हर सरकार, समाज की हर इकाई की जिम्मेदारी बन जाता है। पीएलआई योजनाओं के माध्यम से हम बन रहे हैं दुनिया के विनिर्माण बिजली घर। एपिडा 23.56 बिलियन डॉलर का लक्ष्य अर्जित करने के लिए कृषि निर्यात संवर्धन पर नए सिरे से दे रहा है प्रोत्साहन। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 300 कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। लाल किले पर पीएम मोदी ने 9वीं बार तिरंगा फहराया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराए जाने के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से कार्यक्रम स्थल पर फूल बरसाए। के नजदीक आते हुए और पुष्प वर्षा कर रहे हैं आकाश से। 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को एक नई ऊंचाई प्रदान करते हुए ये क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों को, भारतीयों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश ने अन्न के संकट, युद्ध और आतंकवाद के अलावा कई और बाधाएं झेली हैं, लेकिन भारत की विविधता ही अनमोल शक्ति है। हमने क्या कुछ नहीं झेला। कभी अन्न का संकट झेला, कभी युद्ध के शिकार हो गए। आतंकवाद ने डगर डगर चुनौतियां पैदा की। निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। छद्म युद्ध चलते रहे, न जाने कितने पड़ाव आए, लेकिन इन पड़ाव के बीच भी भारत आगे बढ़ पा रहा है। भारत की विविधता ही भारत की एक अनमोल शक्ति है, शक्ति का एक अटूट प्रवाह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राज्यों के बीच सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने की जरूरत पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि सहकारी संघवाद हमारे लोकतंत्र की नींव है। आज समय की मांग है कि हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की जरूरत है। हमें विकास की स्पर्धा की जरूरत है। और राज्य को लगना चाहिए वो राज्य आगे निकल गया,
मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं आगे निकल जाऊंगा। उसने ये 10 अच्छे काम किए हैं, मैं 15 अच्छे काम करके दिखाऊंगा। उसने 3 साल में पूरा किया है, मैं 2 साल में करके दिखाऊंगा। हमारे राज्यों के बीच में, हमारी सर्विस सरकार की सभी इकाइयों के बीच में वो स्पर्धा का वातावरण चाहिए जो हमें विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयास करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर प्राकृतिक खेती को आत्मनिर्भर भारत का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती आत्मनिर्भर भारत को ताकत दे सकती है। आज प्राकृतिक खेती भी आत्मनिर्भर का एक मार्ग है। फर्टिलाइजर से जितनी ज्यादा मुक्ति, आज देश में नैनो फर्टिलाइजर के कारखाने की नई आशा लेकर के आए हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती, केमिकल फ्री खेती आत्मनिर्भर को ताकत दे सकती है। आज देश में रोजगार के क्षेत्र में ग्रीन जॉब के नए नए क्षेत्र बहुत तेजी से खुल रहे हैं। भारत ने नीतियों के द्वारा स्पेस को खोल दिया है। ड्रोन की बहुत दुनिया में सबसे प्रगतिशील पॉलिसी लेकर के आए हैं। हमने देश के नौजवानों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत ये सरकारी एजेंडा, ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये समाज का जन आंदोलन है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। पीएम ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष बाद तिरंगे को सलामी देने वाली तोप मेड इन इंडिया है। आत्मनिर्भर भारत ये हर नागरिक का, हर सरकार का, समाज की हर इकाई का ये दायित्व बन जाता है। ये आत्मनिर्भर भारत ये सरकारी एजेंडा, सरकारी कार्यक्रम नहीं है। ये समाज का जन आंदोलन है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। आज जब ये बात हमने सुनी, आजादी के 75 साल के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे, 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी है। 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान के नारे को नया स्वरूप दिया। उन्होंने अमृतकाल में नारा दिया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। हम बार बार लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं। जय जवान, जय किसान का उनका मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कह करके उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी और देश ने उसको प्राथमिकता दी थी। लेकिन अब अमृतकाल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के कृषि उत्पादों के लिए एक निर्यात प्रोत्साहन निकाय एपिडा ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए $23.56 बिलियन के निर्यात लक्ष्य को अर्जित करने के लिए कृषि निर्यात संवर्धन के लिए एक लोक संपर्क कार्यनीति बनाई है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चालू वर्ष में इस योजना के तहत 300 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत में 140 से अधिक जीआई पंजीकृत कृषि उत्पाद है और उनमें से 123 कृषि उत्पाद एपिडा के अनुसूचित उत्पाद हैं। भारत में जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान भागीदारों के रूप में विश्वविद्यालयों, संगठनों, गैर सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए दुनिया भर में जीआई उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित करने की योजना बनाई गई है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुरूप काम करते हुए वे व्यावहारिक और तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से संभावित उभरते कृषि उद्यमों को पोषित करने और उन्हें एक आकर्षक करियर के रूप में कृषि निर्यात को चुनने के लिए प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के शीर्ष कृषि निर्यात संवर्धन निकाय ने भारत में विविधीकृत कृषि जलवायु क्षेत्रों से निर्यात के अवसरों का लाभ उठाने के लिए कृषि उद्यमियों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा है। और जानवरों में फैल रहे लंपी पॉक्स वायरस से बचाव के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली है। पशुओं को स्वस्थ व निरोगी बनाने में इसका कितना फायदा होगा, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की ICAR के पूर्व उप महानिदेशक डॉक्टर KML पाठक से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने लंपी प्रोवैक नाम से एक वैक्सीन निकाली है और ये वैक्सीन निकाली गई है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान ने। इन दोनों संस्थानों के द्वारा निकाली गई इस वैक्सीन का भविष्य में कितना फायदा होगा और पशुपालकों को कितना इसका लाभ मिलेगा, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर KML पाठक। जिस तरह से ये बीमारी देश भर में फैली है और तत्परता के साथ ICAR ने इसकी वैक्सीन निकाली है, क्या कहना चाहेंगे इस वैक्सीन का भविष्य में कितना फायदा होगा? ये जो लंपी स्किन डिसीज है ये तकरीबन 6 राज्यों में हमारे जो पशु हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने तुरंत कार्य करते हुए, और मैं बधाई दूंगा हमारे वैज्ञानिकों को, जिन वैज्ञानिकों ने जो भारतीय हमारा जो IVRI है इंडियन वेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन हिसार में और बरेली में, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर इसकी जो वैक्सीन बनाई है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको हम कहते हैं ना कि इंडिया मेड। तो जो भारत की बनी हुई वैक्सीन है और मैं समझता हूं कि इस वैक्सीन एक तो ये सस्ते दामों पे किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी और इस वैक्सीन का बहुत स्कोप है। ये लंपी पॉक्स डिजीज आई है तो इसका भी मेक इन इंडिया तैयार हो गया, तो निश्चित तौर पर ये भारत के लिए न केवल गौरव की बात है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की बात करें तो कितना महत्वपूर्ण है। जी हाँ, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया कि मेड इन इंडिया, तो हमारे सभी वैज्ञानिक, मैं अपने पशु चिकित्सा जगत से जुड़े हुए वैज्ञानिकों की बात करता हूँ, तुरंत जुड़ गए और इंडिया में सबसे पहले जो एनिमल की कोरोना जो बीमारी है जो एनिमल में भी होता है, उनकी पहली वैक्सीन मेड इन इंडिया इन्हीं वैज्ञानिकों ने, जिन वैज्ञानिकों ने ये लंपी स्किन की वैक्सीन बनाई है, इन्हीं लोगों ने विकसित करी। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। जितना ये तेजी से विकसित की गई है तो उतनी तेजी से ये जरूरतमंद राज्यों तक पहुंचे, इसके लिए क्या किया जाना जरूरी? सरकार को ये करना चाहिए कि तुरंत इस वैक्सीन को, कई जो हमारे जो कॉमर्शियल जो हाउसेज हैं वो भी मेड इन इंडिया हैं, वो बाहर के नहीं है, उनको जल्दी से देना चाहिए और जल्दी से जल्दी। और मैं कह रहा हूँ 2 रुपया बहुत अच्छी कीमत है, हो सकता है इससे और भी कम हो जाए, कि इसका प्रचार प्रसार ज्यादा होना चाहिए। तो ये थे कृषि मंत्रालय और पशुपालन मंत्रालय में पशुओं के लेकर गठित कमेटी के सलाहकार और भारत सरकार में ICAR के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर KML पाठक, जिनका मानना है कि लंपी पॉक्स बीमारी से निपटने के लिए ICAR के वैज्ञानिकों ने लंपी प्रोवैक नाम से जो वैक्सीन तैयार की है वो न केवल पशुओं को इस बीमारी से निजात दिलाने में कारगर साबित होगी, बल्कि भविष्य में हम भारत से बाहर भी अपने पड़ोसी देशों को ये वैक्सीन निर्यात कर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाने का काम करेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन आलोक गुप्ता के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में पशु चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक मशीनों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में ऑप्थेल्मोलॉजी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाया गया है, जहां गौवंश सहित अन्य जानवरों में मोतियाबिंद और अन्य तरह के सफल ऑपरेशन किए जा रहे हैं। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। अब तक आपने इंसानों में अंधता दूर कर आंखों की रोशनी लाने के लिए आधुनिक मशीनों का प्रयोग होते हुए देखा होगा, लेकिन आइए आज हम आपको बताते हैं जानवरों की आंखों के इलाज में उपयोग होने वाली आधुनिक मशीनों के बारे में। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में गौवंश में अंधता दूर करने के लिए ऑप्थेल्मोलॉजी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाया गया है। बहुत अच्छा एक रजूआस का कदम है और ख़ास तौर से इसमें जो लाभ हुआ है वो हुआ है गौवंश को, और वो गौवंश जो गौशालाओं में है, क्योंकि पूरे विश्व में इस प्रकार की अध्ययन बहुत कम मिलते हैं और यहाँ के वैज्ञानिकों को सफलता मिली है आँखों के अंधता के अनेक कारणों को डिटेक्ट करने की। राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति डॉक्टर सतीश के गर्ग के मुताबिक ये प्रदेश में अपनी तरह का पहला नवाचार है। आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में यहाँ पर गौवंश में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर उनकी अंधता दूर की जा रही है।
आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात है, हम लोग सब लोग इसको मना रहे हैं। गौवंश का बहुत बड़ा महत्व है हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर, और गौशाला में बहुत सारे गौवंश ऐसे हैं जो बिल्कुल देख नहीं पाते हैं, अंधे हो जाते हैं, तो उनको दिक्कत होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सुविधा हम लोग गौशालाओं तक पहुंचा पा रहे हैं तो डेफिनेटली जो भी वो गौवंश है उनका जीवन में काफ़ी अच्छा सुधार होगा। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता आर.के. सिंह के अनुसार जानवरों में एक उम्र के बाद अंधता हो जाती है, इसलिए ऑप्थेल्मोलॉजी यूनिट लगाने की जरूरत पड़ी। आँखों के रोगों के लिए ऑप्थेल्मोलॉजी के एक पूरी यूनिट हमारे पास एस्टैब्लिश की गई है, जिसमें के पशुओं के विशेष रूप से श्वान या कुत्तों और गायों के भी, जैसे कि मोतियाबिंद या अन्य दूसरी जो आवश्यक चिकित्सा है, उनका पूरी तरह से यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। राजूवास के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर आर.के. धूलिया ने कहा कि यहाँ पर आंखों के ऑपरेशन, कॉर्निया के ऑपरेशन और लेजर ऑपरेशन जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। विश्वविद्यालय के पास अनेकों पशु चिकित्सा की आधुनिक सुविधाएं हैं, जिसमें हम सीटी स्कैन की बात करते हैं, हम ऑप्थेल्मो आँखों के ऑपरेशन, कॉर्निया के ऑपरेशन से लेकर कैटरेक्ट के ऑपरेशन की सुविधाएं हमारे पास है। ऑर्थोपेडिक में विशेष सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। ये राज्य का पहला केंद्र है जहां पर इसकी व्यवस्था है। विश्वविद्यालय के चिकित्सकों के अनुसार जल्द ही वो यहाँ पर गौवंश में अंधता दूर करने के लिए लेंस डालने के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट लाने वाले हैं। हम दिन ब दिन प्रगति करते जा रहे हैं और आगे भविष्य में भी हम बहुत जल्द एक रिसर्च प्रोजेक्ट लाने की योजना बना रहे हैं, जिसके अंदर कि हम गायों के अंदर, गौवंश के अंदर लेंस, जिसे हम कहते हैं कि हम डालने के लिए प्रयास रहते हैं कि वो भी डाल सके। पशु चिकित्सा से जुड़े विविध विषयों पर शोध कर रहे छात्रों के अनुसार बेजुबान जानवरों के प्रति मानवीय संवेदनाओं के चलते वो इस ओर आकर्षित हुए। रोजगार के लिहाज से भी ये क्षेत्र बेहद उपयुक्त है। यहाँ हमें बेजुबान जानवरों का, बहुत ही छोटे एनिमल्स का ट्रीटमेंट करने का मौका मिलता है और पेट एनिमल के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। इनमें एनिमल्स के लिए अर्बन स्टेट के अंदर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं उनका। इस फील्ड में बहुत ही रोजगार है, जैसे कि सरकारी नौकरी है, प्राइवेट सेक्टर में पेट क्लिनिक है, जैसे कि दिल्ली, गुड़गांव, बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं, वहाँ जाके हम अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं। वहाँ पे जाके मेरा यही था कि मैं जो बेजुबान जानवर है उनका इलाज करूं, क्योंकि इंसान तो अपनी तकलीफ बता देता है कि उसको कहाँ दर्द हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसको, लेकिन एनिमल अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाता है। गौरतलब है कि गौवंश में अंधता बड़ी समस्या है और इससे निजात दिलाने के लिए राजूवास के वैज्ञानिक जोधपुर सहित प्रदेश भर की गौशालाओं में जाकर गोवंश में नेत्र विकारों को दूर करने के लिए कैटरैक्ट सर्जरी करने जैसे अनूठे चिकित्सकीय नवाचार कर रहे हैं। अक्सर आपने इंसान में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होते तो देखा ही होगा, लेकिन अब जानवरों में भी मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन हो रहे हैं और ये अनूठा प्रयास किया जा रहा है राजस्थान पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में। विश्वविद्यालय की अनूठी पहल न केवल मानवीय संवेदनाओं की प्रतीक है, बल्कि बेजुबान प्राणियों को जब परेशानी होती है, जब दिखना बंद हो जाता है, तो खाने पीने की समस्या होती है, उसका बेहतरीन निदान का विकल्प भी है। राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से मैं ओपी यादव। और दूरदर्शन किसान समाचार के दिल्ली स्थित मुख्यालय में भी 76वें स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। साथियों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमें आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और ये 76वां 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। मेरी सभी साथियों से ये मंशा है कि वो ये संकल्प लें कि हम अपने कर्म को मुख्य मानते हुए देश के निर्माण कार्य में, विकास में अपनी अहम भूमिका रखें
गांधी जी के दिए वचनों का अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलें। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने आप को आज़ाद फील करना ही एक हमें गौरवमय प्रतीत होता है। आज़ादी, जैसे अभी बताया मुकेश जी ने, हम अपने शहीदों को याद रखें, अपने इतिहास पर गर्व करें और अपना कर्म सत्यनिष्ठा को बनाए रखें। उन शहीदों को याद करने के लिए दूरदर्शन ने इस बार एक स्पेशल प्रोग्राम भी बनवाया है, जैसे आप लोगों को पता होगा, और उसका पहला एपिसोड कल रात 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित भी किया गया है। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि शहीदों के उस बलिदान को याद करते हुए आप दूरदर्शन द्वारा बनाया गया यह प्रोग्राम जो है अवश्य देखें। और आइए अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डाल लेते हैं। खास खबर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में अपने निवास स्थान पर तिरंगा फहराया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने जवानों और खिलाड़ियों को मिठाइयां भी बांटी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में झंडारोहण किया। इस मौके पर भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लखनऊ में विधानसभा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पानीपत के समालेखा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज लहराया। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर दूरदर्शन के महानिदेशक और प्रसार भारती के सीईओ मयंक कुमार अग्रवाल ने दूरदर्शन भवन में भव्यता के साथ तिरंगा फहराया। प्रसार भारती के सीईओ ने भारत में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की बात कही और कहा कि दूरदर्शन भी इससे प्रेरणा लेता है और जनता के लिए मनोरंजन की अच्छी सामग्री तैयार करेगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराते हुए लोगों के एक समूह ने वंदे मातरम के नारे लगाए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिलीगुड़ी के फुलवारी में बीएसएफ और बीजीबी के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति